अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 दिन हो गए, अभी तक अफगानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल वाज़े नहीं हो सका है, मगर तालिबान की क़यादत आज मुतहर्रिक हुई। मुखालिफिन से अहम मुलाकातें की और ये उम्मीद पैदा हुई है कि तालिबान अकेले हुकूमत बनाने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिससे एक दफ़ा फिर सिविल वॉर यानी खाना जंगी का खतरा टल सकता है। साथ ही अशरफ गनी का सुराग मिल गया है। अफगानिस्तान से फरार होने के बाद पता चला है कि अशरफ गनी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में है। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत के मुताबिक अशरफ गनी को इंसानी बुनियादों पर अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अशरफ गनी के साथ उनके अहले खाना भी मौजूद हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले ही अशरफ गनी अफगानिस्तान से निकल गए थे और फिर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि अशरफ गनी कहाँ हैं। और अब 3 दिन के बाद ये पता चला है कि अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने सियासी राब्ते शुरू कर दिए हैं। तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल के लिए रवाना हुए और अब काबुल में अहम मुलाकातें करेंगे। तालिबान ज़राए के मुताबिक काबुल में तालिबान वफ़द और मुसालिहती काउंसिल में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत होगी। मुल्ला गनी बरादर के काबुल पहुंचने से पहले ही तालिबान रहनुमा और जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी ने अहम मुलाकातें की हैं। पहले तालिबान रहनुमा ने साबिक सदर हामिद करजई और मुसालिहती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला से मुलाकात की। अफगान मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत के क़याम पर बात हुई। इस मुलाकात के हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये मुलाकात कायदीन की अफगान सियासी रहनुमाओं से काबुल में पहली बाकायदा मुलाकात है और तालिबान वफ्द ने सियासी कायदीन की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, सियासी क़यादत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी है। फिर इसके बाद तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात की और उनसे भी हुकूमत साजी के हवाले से बात की। तालिबान पहले ही इशारा दे चुके हैं कि वह अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि सियासी निज़ाम बनेगा। इस हवाले से तालिबान की क़यादत के दरमियान मुशावरत जारी है। बहुत जल्द अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। ये हुकूमत कैसी होगी और सवाल उठ रहा है कि उसमें तालिबान और दीगर सियासी क़यादत और नस्ली ग्रोहों का कितना किरदार होगा और इसे अफगान अवाम कबूल करेंगे या नहीं। साथ ही अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। एक तरफ तालिबान हुकूमत साजी के लिए फ़ाल है, दूसरी तरफ तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें भी जमा हो रही हैं। अफगानिस्तान के नायब सदर अब्दुल्ला सालेह का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया कि अफगानिस्तान के आइन के मुताबिक सदर की गैर मौजूदगी, फरार, इस्तीफ़े या मौत की सूरत में नायब सदर मुल्क का निगरान सदर बन जाता है। मैं इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मैं निगरान सदर हूँ। मैं तमाम रहनुमाओं से राब्ते में हूँ ताकि उनकी हिमायत और इत्तेफाक की राय हासिल कर सकूँ। अब्दुल्ला सालेह के बयान के बाद भी अभी तक कोई उनका बयान का हामी नहीं सामने आया है, मगर उनके बयान से पहले शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने फ्रांसीसी अखबार में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान से मुकाबला करेंगे। खदशा है कि अगर जल्द ही कोई सियासी हल नहीं निकाला गया तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। काबुल में सूरत हाल बहरहाल मामूल पर आ गई है। काबुल एयरपोर्ट को सिविल एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट महफूज है। वहाँ से गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भारत का पूरा सिफारती अमला अफगानिस्तान से निकल गया और काबुल एयरपोर्ट से नई दिल्ली पहुँच गया। इसके अलावा दीगर गैर मुल्की भी अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 4,500 हो गई है और आइंदा आने वाले दिनों में ये तादाद 6,000 तक हो सकती है। ये फ़ौजी अहलकार गैर मुल्कियों के इनखला के लिए एयरपोर्ट पर तैनात हैं। इसके अलावा काबुल के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ गई है, स्कूल खुल गए हैं, मगर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बेचैनी भी है। मुख्तलिफ शहरों में अफगान परचम के लिए मुजाहरे हुए और तालिबान इन मुजाहरों को रोकने के लिए इकदाम करते नजर आए। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने मुख्तलिफ शहरों से अफगान परचम को उतारना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में अफगान परचम के हक में मुजाहरे हुए। जलालाबाद में होने वाले मुजाहरे में फायरिंग से 3 अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला सामने आई हैं। BBC ने दावा किया कि ये हलाकतें तालिबान जंगजुओं की फायरिंग से हुई हैं। इसके अलावा खोस्त और कुन्नड़ में भी अफगान परचम के हक में मुजाहरे हुए, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तालिबान ने एहतजाज का फैलाव रोकने के लिए राब्ता सड़कें बंद कर दी। अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद बड़ी तादाद में अमरीकी असलहा तालिबान के हाथ लग रहा है और वाइट हाउस ने भी तस्दीक की है कि अमरीकी जंगी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक वाइट हाउस ने तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने बड़ी तादाद में अमरीकी जंगी साजो सामान जमा कर लिया है। ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें तालिबान के पास वो असलहा और गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो इससे पहले अमरीकी और अफगान फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थी। उनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि हमारे पास तालिबान के हाथ लगने वाले जंगी साजो सामान की मुकम्मल तफसीलात तो नहीं है, मगर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि हथियारों की अच्छी खासी मिकदार तालिबान के हाथ लग चुकी है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद ने
आज अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहाँ से रिपोर्टिंग की, अफगान अवाम से भी बात की और तालिबान के नुमाइंदों से भी बात की और वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है। देखिए। जिस वक्त हम जलालाबाद शहर में मौजूद हैं, ये दोसरा का चौक है। मेरे कैमरामैन शायद दिखा सकते हैं कि दोसरा का चौक में लोग यहाँ पर मामूल के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। जो खरीदो फरोख्त है वो भी यहाँ पर हो रही है। फलों के यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। जो छोटा मोटा कारोबार है वो यहाँ पर हो रहा है। लोग इकट्ठे हैं। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि जो तालिबान आए हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर अमन आमा की सूरत हाल क्या है। कोई खौफ तो नहीं है आपको? तो हमने ये देखा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। जो पहले वर्दी में लोग होते थे वो नहीं है, तो कोई मसला नहीं पैदा हो रहा? मसला तो फिलहाल है यहाँ पे इस तरह की कोई पहचान नहीं हो रही है कि कौन अस्कर है, कौन सा तालिब है, कौन सा आम बंदा है, ये पहचान नहीं हो रही। पहले तो ये था कि पुलिस की यूनिफॉर्म मालूम थी कि पुलिस वाला है, ये फौज वाला है, ये आर्मी वाला है, ये अमृत मिली वाला है। अब ऐसे कोई इशू नहीं है। हर बंदे ने घर से असला उठा के गले में डाला हुआ है और निकले गली में दे रहे हैं। तो हम तालिबान से भी कहना चाहते हैं, अगर वो हुकूमत करना चाहते हैं यहाँ पे लोगों को अमन अमान दे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, उसकी माल जान की और मुल्क की ख्याल का लोगों का। जो मिली झंड है इसके ऊपर जो है ना ये लोग बातें कर रहे हैं, ये उतारना चाहिए। तो मिली झंड है मेरा, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी के और नेशनल पार्टी के हर किसी का अपना झंडा होता है। जो मिली झंड है इसके साथ किसी का काम नहीं होता है। हम तालिबान से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना बहुत फोकस करें, इस मसले को हल। अच्छा ये बताएं कि लोग जो आम है कारोबार कर रहे हैं, महंगाई हुई है या नहीं हुई है? महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। जो आटा यहाँ से पहले 1500 का था, अब 1900-2000 रुपये का बिक रहा है। जो घी का जो 10 लीटर वाला बैग था, अब 1500-1600 तक सेल हो रहा है। इससे पहले 1100-1200। लेकिन तालिबान से हम ये गुजारिश की इनकी बड़ों से कि कंट्रोल करें इस चीज़ों को। अगर इस तरह अपराध तरफ रही तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। जिस वक्त हम अफगानिस्तान के सूबा लग़मान में मौजूद है और यहाँ पर तालिबान की जो फोर्स है वो मौजूद है और हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हम इनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने हमें इजाज़त दी है कि हम इनसे बात कर सकते हैं। तो देख लीजिए तालिबान की फोर्स है, इनके पास एक गाड़ी भी है और इस गाड़ी के साथ ये मुख्तलिफ जगहों पर दौरा कर रहे हैं। इनके एक कमांडर भाई अमन आमा की सूरत हाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने इधर लोग हाजिर आपने सब देखा, वहाँ से भी मैंने आपको तो हमने भी देखा आपको लोगों ने रखा था, मैं गुजर था। तो हम तो तस्वर ही नहीं कर सकते कि हम अफगानिस्तान में आ रहे हैं, इसी सरजमीन पे हम सफ़र कर रहे हैं। यहाँ अगर आप सफ़र कर तो हर जगह रुकता था और इस वक्त इस मौसम के इस वक्त के बाद इधर डाके पे पड़ते थे। अभी डाके नहीं पड़ रहे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। रात को आप अकेला सफ़र करो आपको कुछ नहीं। अच्छा आप खुद अकेले सफ़र करो, उन्हें ज़मानत काबिल से आप से रुकेगा कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो कुछ मुझको हमारा हक बनता है कि हम आपसे पूछे, बाकी कोई मुज़ाहमत नहीं कर रहा है। ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर में असला लेके आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि तालिबान कौन है और आम आदमी कौन है। देखो इस वक्त दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह हालात है। अभी अफगानिस्तान फतह हो गया तो इस वक्त चोर डाकू जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जो 20 साल से गैर मुल्कियों ने यहाँ पे काम किया, खुसूसन इंडिया ने जो यहाँ पर अपने कॉन्सर्ट खोले थे उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने कहा कि जासूस इनके एजेंट वो सारे मौजूद यहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह इदारे को या निज़ाम को या इमारत को या अफगानिस्तान को बंदान करने का वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अपने शिकस्त से दोचार हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे बात जारी है, पुलिस इंशाअल्लाह निज़ाम जारी है। इतनी देर में तो आप अगर मुर्गी को अंडे रखो बच्चे भी नहीं निकाल सकते, तो ये कैसे 20 दिन में लोग हमसे निज़ाम मांग रहे हैं। काबुल में सूरत हाल मामूल पर आ रही है, मगर तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद ख़वातीन में खौफ भी मौजूद है। जबकि तालिबान क़यादत अफ़गान रहनुमाओं के साथ मिलकर मुज़ाकरात भी कर रही है, तो क्या मुस्तक़बिल नज़र आता है? हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब और जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको बार बार तकलीफ इसलिए दे रहे हैं कि बार बार अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। तालिबान ने बाकायदा तौर पर जो उनके मुखालिफ हैं आज उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं, फिर अब्दुल गनी ब्रदर भी अगर काबुल आते हैं, तो आपको लग रहा है कि तालिबान कहीं ना कहीं अब ये देख रहे हैं कि उन्हें अकेले नहीं हुकूमत करनी है अफगानिस्तान पर, बल्कि मिलकर इंक्लूसिव हुकूमत करनी है, जिसकी वजह से खाना जंगी का खतरा भी कम हो और एक सस्टेनेबल बुनियाद पर वो हुकूमत कर सके। और ये मुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि माजी में भी 90 की दहाई में भी मुज़ाकरात बहुत होते थे, मगर उनका फिर आखिर में कुछ नतीजा नहीं निकला था। देखिए शाहजेब, एक तो ये पिछले 20 साल में बहुत तब्दीली आई है तालिबान की क़यादत की सोच में भी।
दूसरा, अब खुसूसन उनके ये जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, उनका दुनिया से भी इंटरेक्शन हुआ और ख़ुद उन्होंने दुनिया को देख भी लिया कि रियासतें और हुकूमतें किस तरह चलती हैं। मसलन उससे पहले मुल्ला मोहम्मद उमर अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार इलाज के लिए चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आए थे। उसके अलावा उन्होंने बाहर की कोई दुनिया नहीं देखी थी और उस वक़्त बेशतर उनके साथियों की भी ये हालत थी। तो अब ज़ाहिर है कि उनको ये एहसास है कि दुनिया से अगर अपनी रिकग्निशन करानी है तो वो इस तरह नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई हवालों से अभी तक वो रिजिडिटी दिखा रहे हैं। मसलन इस पे तो वो आमादा हो गए हैं कि अपने मुखालिफिन को हुकूमत में शामिल करा दें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी अमारत इस्लामी बहाल होगी और उसमें फिर वो उनको वज़ीर, मुशीर, सफ़ारत इस तरह के ओहदे दे देंगे। अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ने को या जिस तरह मुरव्विजा जमहूरी तरीके हैं उस तरीके से मुल्क चलाने को अभी वो आमादा नहीं है, बल्कि वो अमारत इस्लामी अपनी बहाल करके उसमें ही इनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर हुसैन साहब, आपने लिखा भी इस हवाले से कि अगर टॉप की क़यादत फैसला करती है तो फिर सूबों में जो दूसरी क़यादत है उस तक के सद तक इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये सारे के सारे सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। काबुल में भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ख़वातीन भी ये सवाल पूछ रही हैं कि ऐलान तो कर रहे हैं कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएंगे, मगर क्या ये आगे जाके मुख्तलिफ सूबों में इस पर अमल दरामद भी होगा? आपको लग रहा है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाएगी? तारीख से सबक सीखा है तालिबान ने, वो चाहते हैं बैनुल अक़वामी बिरादरी उनको रिकगनाइज़ भी करे और अफ़गानिस्तान में वो हुकूमत भी आगे चलाएँ? मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? देखें शाहजेब, ये बात तो है कि जो खैर जो कब्जा करना रियासत पे या काबुल पे इतना मुश्किल काम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से वहाँ पे कोलैप्स किया है इंतजामिया, यानी इंतजामिया, तो वो एक उनके लिए कोई इतना नहीं था। लेकिन कब्जा करने के बाद एक मिलिटरीली जो है आप कब्जा कर भी लेते हैं किसी इलाके पे, लेकिन उसकी हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। असल बात यह है कि देखिए तालिबान ने इस वक्त काबुल में है, लेकिन क्या इस वक्त वो इस काबिल हैं कि जो पूरी हुकूमती मशीनरी को वो चला सकें? मेरे ख्याल नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है, ना ही कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा दूसरी बात ये है कि एक अफगानिस्तान की जो अपनी सूरत हाल है, 20 साल की जंग होती रही है, फॉरेन ऑक्यूपेशन रही है और आज मुल्क जो है ज़्यादा डिवाइडेड है। वहाँ पे जो तकसीम है बहुत, जो मेरा ख्याल ये है कि हर सतह पे नज़र आती है हमें, एथनिक बुनियाद पे भी है, थोड़ी सी और भी चीज़ों में सियासी बुनियाद पे है। तो इन चीज़ों की फिर आप हुकूमत करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक बड़ी या वसी हुकूमत बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो ये हुकूमत चंद दिन भी नहीं चल सकती। अगर ये सही बात है, अगर ये इनकी कोशिश ये है कि इस्लामिक इमिरेट जिस तर्ज की हुकूमत 96 के बाद वहाँ कायम हुई थी, उस तर्ज की हुकूमत वो कायम कर देंगे और फिर उसी तरह चलता रहेगा, वो मुमकिन नहीं है। दुनिया तब्दील हो चुकी है, अफगानिस्तान तब्दील हो चुका है और उसके बाद ये है कि आप अगर आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती है तो आप जो है इस हुकूमत को किस तरह से चलाएंगे? आपके वसाइल क्या है? इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि कोई भी हुकूमत होती है, इससे पहले जो गनी की हुकूमत थी उसमें जो है तकरीबन 90% उनकी ज़रूरियात या फाइनेंसेस थे। न सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फ़ौजी अखराजात की, बल्कि उनके रोज़मर्रा के भी अखराजात थे। 90% जो है फॉरेन एड के जरिए मिलती थी। तो क्या तालिबान जो है वो इतने वसाइल पैदा कर लेंगे कि सबसे टकरा के जो है वो हुकूमत करते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान 1990s में उनकी सपोर्ट करता रहा था, आज उनके लिए, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो खुद उनको तस्लीम कर ले। मेरे ख्याल ये कि तालिबान ने ये कहा है और मेरे ख्याल उनकी बात समझते, ये बात सही है कि ये तालिबान की जो मौजूदा क़यादत है उसका जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, उनको पता है कि जो है कि इंटरनेशनली जो है किस तरह से उनको करना है और उनको ये भी अंदाज़ा है कि वो इस तरह से नहीं चला सकते। लेकिन असल बात ये है कि ठीक है, आज जो हम जो लीडरशिप के बयानात सुनते हैं उससे काफ़ी लगता है कि पॉजिटिव है, कि तब्दीली नज़र आ रही है। वो ये बात भी करते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बननी चाहिए। वो ये बात भी करते हैं कि जो हुकूक हैं औरतों के वो भी मिलेंगे, उनको काम की इजाज़त मिलेगी और साथ साथ जो है उनकी तालीम भी जारी रखने की इजाज़त देगी। लेकिन असल बात यह कि अगर ये देखा जाए कि उनका आउटलुक चेंज हुआ है अगर क़यादत का, तो क्या ये भी है कि जो निचली सतह पे जो तालिबान यहाँ पे लड़ते रहे,
और जो मुख्तलिफ सूबों में जो इनके अपने अपने जो है इनकी तंजीमें लोकल जो है, क्या वो इस बात की इजाज़त दे देंगे कि वो तमाम चीज़ों को तब्दील कर देंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इसकी मिसाल आपको मिलती है कि जो हेरात में जो वाक़या हुआ था कि तालिबान ने तो कहा है कि भाई कोई रोके नहीं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाने से, लेकिन वहाँ पे लोकल सतह पे उन पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी, कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस किस्म के वाक़यात और हो सकते हैं। और इस वक्त जो है इस वक्त जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में इतना अचानक हुआ है, मेरे ख्याल तालिबान को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि 11 दिन में जो है वो पूरे शहरों पे कब्जा कर लेंगे और काबुल में बैठे जाएंगे। मेरे ख्याल उनको भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में अकेले हुकूमत चला सकते हैं? वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। साफी साहब, आपको, क्योंकि मैं देख रहा था आपने भी ट्वीट किया कि जो डिप्लोमेसी है वो तो मुल्ला ब्रदर ने और दीगर ने बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है, अपने मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी से किए हैं, मगर हुकूमत चलाने की सलाहियत है और बग़ैर बैरूनी इमदाद के चलाने की सलाहियत है। और दूसरा, अगर फ़ैसला ऊपर की क़यादत करती है दूसरों को हुकूमत में शामिल करने का भी और फिर ह्यूमन राइट्स का, ख़वातीन के हुकूक़ का, तो क्या जो नीचे की क़यादत है, यूनिटी ऑफ कमांड है कि दीगर सूबों में इसकी पासदारी भी हो रही होगी? देखिए शाहजेब, एक तो वो जो मैंने उनकी डिप्लोमेसी की बात की है वो एक और कंटेक्स्ट में है, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए ये लोग जो हालत जंग में रहते हैं उनका दिमाग भी बहुत चलता है और वो दिन रात सोचते भी हैं। तो आप देखें कि उन्होंने अमेरिका के साथ जिस तरह मुज़ाकरात किए तो अमेरिका से अपना सब कुछ मनवा लिया और जवाब में अमेरिका को कुछ ख़ास नहीं दिया। मसलन अफ़गान हुकूमत के लिए अमेरिका उनसे जंगबंदी तक न ला सकी। जो तालिबान ने चीज़ें मनवा ली अमेरिका से वो क्लियर कट थी, 2+2=4 की तरह, विड्रॉल का था, कैदियों की रिहाई का था। जो अमरीकियों को चीज़ें दी थी वो बड़ी वेग थी। मसलन कौन इसको चेक करेगा कि अलकायदा के साथ ताल्लुकात हैं या नहीं है, या रिडक्शन ऑफ वायलेंस को कौन डिफ़ाइन करेगा? इस दौरान तालिबान कहते थे कि हमने तो रिडक्शन कर लिया है। तो एक वो डिप्लोमेसी उसकी मैं बात कर रहा था और वो उन्होंने कमाल की डिप्लोमेसी की है। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे ममालिक जो दूसरे मरहले में भी इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान भी था, ईरान भी था, रशिया भी था, और उसमें अगर मैं तफसीलात कुछ जानता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह कमाल महारत के साथ उन्होंने रशियन के साथ जाके उनके ज़ुबान में बात की है, पाकिस्तान के साथ उनकी ज़ुबान में बात की है, और फिर अमरीकियों को जिस तरह एतमाद में लिया, दूसरों को एतमाद में लिया। तो मैंने इसलिए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग उनसे लेनी चाहिए, कुछ अरसा के लिए उनको कंधार भेजा जाए, क्योंकि उनकी ज़ुबानें कितनी मोहतात रही इस पूरे अरसे में तालिबान की, एक एक लफ्ज़ वो कैलकुलेटेड इस्तेमाल करते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परसों जो कुछ कहा तालिबान की फतह और अमेरिका की शिकस्त के बारे में, आपने देखा होगा, उस पर मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि इस तरह के प्राइम मिनिस्टर के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और कल फिर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल देख ले और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसको कितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि जो इस हुकूमत के तर्जुमान हैं उनको कंधार भेज के, जो तालिबान के तर्जुमान है डॉक्टर नईम सुहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनसे इनको ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए कि ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल की जाती है और किस तरह कैलकुलेटेड बात की जाती है। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद एक तो जाहिद साहब ने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये शायद नहीं, हकीकतन ऐसा है कि जिस तरह बाकी सब की तवक्को के ख़िलाफ़ हुआ, इसी तरह ख़ुद तालिबान के तवक्को से भी बहुत पहले अफ़गानिस्तान उनकी जोली में आ गिरा। तो उन्होंने हुक्मरानी के लिए वो मतलूबा तैयारी नहीं की थी जो कि होनी चाहिए थी। और दूसरा, इसमें अभी आप देखेंगे कि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियतें हैं। मसलन एक ये उनके पॉलिटिकल फेसेस हैं, दूसरे उनके फील्ड कमांडर हैं, उनकी सोच और उनकी सोच में भी फ़र्क होता है। फिर अगर आप देखें तो जो जनूबी अफ़गानिस्तान है और जो शमाली या सेंट्रल अफ़गानिस्तान है, वहाँ तालिब हो या गैर तालिब हो, उनके भी समाजी तसव्वुरात और दुनिया के, मसलन जिस तरह हमारे ट्राइबल एरियाज़ और लाहौर के लोगों की सोच में जो फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क आपको साउथ और वहाँ के उसमें भी, तो ये अब देखना होगा कि जो सेटअप बनता है तालिबान का, उसमें ड्राइविंग सीट पे मुल्ला बिरादर और अमीर खान मुत्तकी और इनकी तरह के पॉलिटिकल पैसेस आते हैं ड्राइविंग सीट पे, स्थानकज़ई वगैरह, या कि फिर उसमें मौलवी सदर और
गुलागा और इस जैसे वो जंगी फैसेस आते हैं, तो वो भी आगे के तालिबान की हुकूमत की पॉलिसियों पे उसमें कुलीदी किरदार ये होगा कि ड्राइविंग सीटों पे किस तरह के लोग आते हैं। जाहिर साहब, आप समझते हैं कि अभी क्योंकि ज़ाहिर अगर तालिबान की अपनी तवक्कात के खिलाफ ही उनको अचानक काबुल भी उन्होंने फतह कर लिया है, तो अगर मरकज़ से काबुल में एक पॉलिसी अनाउंस हो रही है, अगर सूबों में उसकी उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं नज़र आ रही है, तो इवेंचुअली क्योंकि अब बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ सब, ये पूरा का पूरा क्रॉस द बोर्ड यूनिटी ऑफ कमांड के साथ जो पॉलिसी काबुल में होगी वही दीगर सूबों में भी नज़र आएगी, या आपके ख्याल में तालिबान में वो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रह पाएगी अगर वो अपने मकसद से या अपने दावों से या अपना उनका जो पहले मैनिफेस्टो था उससे पीछे हटते हैं, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, या फिर दीगर जो दूसरे पॉलिटिकल इस वक्त रियलिटीज़ हैं उनको अगर मिलाते हैं साथ? देखिए, एक बात तो देखें शाहजेब, 20 साल से वहाँ पे जंग जारी थी, और उसमें अगर आप देखें जो क़यादत, जो सियासी क़यादत की जहाँ तक बात हो रही है, वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर थी। अगर मुल्ला ब्रदर को देख लें, 9 साल तो यहाँ पे जेल में रहे, इसके बाद जो है जब रहा हुए तो उसके बाद से जो है कतर में, बाकी जो और जो डेलीगेशन जो है, जो एक लिहाज से पॉलिटिकल सेल है उनका, वो वहाँ पे उस वक्त दोहा में मौजूद है। उससे पहले काफ़ी हद तक पाकिस्तान में भी थे, लेकिन उसमें अब जो बाकी जो लोग हैं, कमांडर्स हैं जो कि मैदान में हैं और जिनकी सोच जो है वो उस तरह से तब्दील नहीं हुई है जैसे कि सियासी क़यादत की, जिनका इंटरेक्शन दुनिया भर से था, तो उसमें एक फ़र्क आता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये साफिन सही बात की है कि देखें, एक डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरह उन्होंने सारे नेगोशिएशन किए, इससे कोई भी इख्तलाफ नहीं है, और उन्होंने न सिर्फ ये दोहा में बल्कि और जगह मुल्कों से जो ताल्लुकात जिस तरह से बढ़ाए। पहले तालिबान में ये नहीं होता था, मुल्ला उमर किसी भी बाहर के से नहीं मिला, ऑफिशियल से नहीं मिले, लेकिन मसला ये आता है कि ये लोग तो मिलते रहे। अच्छा, इसमें लेकिन बात ये हुकूमत करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब मुझे बताइए, इस वक्त अफगानिस्तान में देख लें, इस वक्त जो हुकूमती मशीनरी है, बावजूद इसके कि तालिबान बार बार ऐलान कर रहे हैं, एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लोग अपने काम पे वापस आ जाएं, क्या हुकूमती मशीन चलनी शुरू हो गई? नहीं। और फिर उसके बाद देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वक्ती तौर पे लोग आ भी जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जब नई हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत आई, तो उनको ही पता नहीं था कि किस तरह से हुकूमती जो है वो चलती है, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं? ये बात है, हकीकत है कि एक उनमें एक पुख्तगी भी आई है। बिल्कुल सही बात है कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो हमें तो फिर अपने जो आपके वजीर खारजा हैं उनके सामने तो उनका लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक लफ्ज़ गैर ज़रूरी नहीं थी उसमें, और ही वॉज, यानी जैसे मकसद साफ था कि बताना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि तालिबान जो है मॉडरेट हो गए। बिल्कुल उनका एक मैसेज साफ था। या सुहेल शाहीन को भी देख लें, जो CNN पे या BBC पे इंटरव्यू है, वो इसी किस्म के होते हैं। वो तो अलग बात है, ये सारी चीज़ हकीकत है, ये इनमें मंझे हुए हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त जितना तकसीम है, अफगानिस्तान के जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं इस वक्त मौजूद है, कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, और सबसे बुनियादी चीज़ है जो कि समझनी चाहिए हमें कि 20 साल रहा है जो भी अमेरिका, उसमें वहाँ पे समाजी तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है अफगानिस्तान में। बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि इंस्टीट्यूशन बने या नहीं बने, वहाँ पे आज जितनी बड़ी तादाद लड़कियों की और तालीम हासिल कर रही है, और भी यानी लड़कियों के अलावा जो है ओवरऑल तालीम का मेयार भी बढ़ा है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि वही था जो कि आज से 20 साल पहले था। उसके साथ साथ उनको अवेयरनेस भी मिली है, उनको एक लिहाज से उनका एक्सपोजर है बाहर का। तो क्या आप उनको पीछे की तरफ लेके आएंगे? वो कभी भी मुमकिन नहीं है। फिर उसकी वजह से खुद उस मुल्क के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत उभर के आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए, बढ़ के हम ज़्यादा नहीं मारें, क्योंकि आप एक बात और आप फ़र्क देख लें, हम ज़्यादा बढ़ के मार रहे हैं जो कुछ हुआ है वहाँ पे। आपने किसी भी तालिबान के स्पोक्समैन से ये नहीं सुना है कि हमने इतनी बड़ी फतह हासिल कर ली है, हमने ये कर लिया है, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, लेकिन आपको यहाँ के लोगों में वो ज़्यादा चीज़ नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ ही अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया शदीद तनकीद की जद में है, मगर सदर बाइडेन अपने फैसले पर कायम है, वाजिद हैं कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं आदिल नजम साहब। आदिल नजम साहब बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब,
किस तरह अमरीकी अवाम देख रहे हैं बाइडेन के इस फैसले को? इसी तरह देख रहे हैं कि जी ठीक है, जाने नहीं जाएंगी अमरीकी फौजियों की और हमारे डॉलर सब हम पर खर्च होंगे बजाय इसके कि अफगानिस्तान की जंग पर खर्च होंगे, इसलिए जो किया अच्छा किया? या फिर जो तनकीद हो रही है और उसके बावजूद बाइडेन बज़िद हैं तो अनपॉपुलर हो रहे हैं इस वक्त बुरी तरह? देखिए, बाइडेन साहब तो यकीनन जो हैं वो बज़िद हैं और वो मुस्तनद, मतलब वो अटके हुए हैं कि जब अफगानिस्तान जाने और अफगानी जाने, और उस पर वो बड़ी साबित कदमी से वो अटके हुए। लेकिन क्या पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल में ज़रूर करनी पड़ेगी और वो कर रहे भी हैं। एक तरह से उनको भी पता है कि मैं वन टर्म प्रेजिडेंट हूँ, मैंने अगली जो है इलेक्शन के लिए प्रॉब्ली नहीं लड़ना, सो ही इज़ विलिंग टू टेक दिस कॉस्ट मे बी। लेकिन उन पर तनकीद रिपब्लिकन से भी हो रही है, डेमोक्रेट से भी हो रही है। अमेरिकन खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो रिलीव्ड हैं। लेकिन और ये इसका फैसला तारीख इसलिए करेगी कि इन अ वे अमेरिकन साइकी में तो ये एक डिफीट है, इसका जो ताल्लुक है वो एकदम बनाया जाता है वियतनाम से। सो ये तो एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत का उसके सामने जो है वो गिरना है, और उस पर कम से कम इमीडिएट में खुशी तो किसी को नहीं है, लेकिन रिलीफ मेरे ख्याल में बहुत सो को है, क्योंकि ये वॉर कोई अमेरिका में पॉपुलर वॉर नहीं थी, और खुसूसन पिछले कई सालों से तो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी। ओबामा ने निकलने की कोशिश की, नहीं निकल सके। ट्रंप ने बेसिकली कोशिश की, जिसका अब हम नतीजा देख रहे हैं। बाइडेन साहब उसी पॉलिसी पे जो है वो गामजन रहे। सो इन अ वे फैसला तारीख करेगी, लेकिन इसकी कॉस्ट यकीनन देनी पड़ेगी। अब सवाल ये भी है कि इसका दुनिया में अमेरिका का जो इंप्रेशन है एज अ ग्रेट पावर, उसका क्या असर पड़ेगा? देखें, ये किस वक्त पे आई है? ये उस वक्त पे आई है जब अमेरिकन सोसाइटी खुद बिखरी हुई, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल जो डिवीजन है वो बहुत डीप है, और इंटरनेशनली एक उभरती हुई ताकत है जिसको अब वो बाकायदा तौर पे एक राइवल समझते हैं, जो कि चीन है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। आई डू नॉट थिंक देयर इज हैप्पीनेस, लेकिन कुछ लोगों की रिलीफ जरूर है। मगर सर, तारीख में अमरीकी किस तरीके से इसको देखेंगे? अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका पर हमला नहीं होता तो वो खुश होंगे, बेशक अफगानिस्तान में फिर कुछ भी हो, खाना जंगी हो, मारामारी हो, या फिर अगर अमेरिका पर हमला ना भी हो तब भी इसको इस तौर पर देखेंगे कि जी अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आई थी या नहीं आई थी, खाना जंगी तो नहीं हो गई थी, इसलिए अमेरिका की नाकामी हुई थी? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में देखें, अफगानिस्तान से वो कंसर्न जरूर है, लेकिन इस हवाले से नहीं है कि अफगानियों को क्या हुआ। इन अ वे इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी अमेरिका फोकस्ड है, बाइडेन अमेरिका फोकस्ड है। लेकिन अगर अफगानिस्तान में तालिबान कुछ नजर आता है कि तब्दील हो जाते हैं, या अफगानिस्तान से कोई अटैक जो है वो अमेरिका पे खुसूसन नहीं होता, तो देन इन सम वेज बाइडेन भी और अमेरिका भी इसको जो है, अगर विक्ट्री नहीं तो इसको टॉलरेबल लिख लेंगे। अगर ऐसा होता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से फिर से कोई ऐसी हरकत होती है जो बहुत ज्यादा अमेरिका सेंट्रिक हो, देन तो जिसको कहते हैं स्काई फॉल्स। एक ये भी देखना होगा, देखिए अभी तो हम उस मोमेंट में है कि अब अगले हफ्तों में क्या होगा, क्या कोई गवर्नमेंट बनेगी, क्या कोई अफगानिस्तान में रेजिस्टेंस निकल आएगी। सो अमेरिका जो है वो इन चीज़ों पे से कई तरीके से जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा अमेरिका पे। एक और चीज़ जो है मेरे ख्याल में, जो अमेरिकन एंगस्ट है, जो अमेरिकन दर्द है इस वक्त का, वो सिर्फ ये नहीं है कि तालिबान आ गए। मेरी नज़र में देखें, ये तो तय था कि तालिबान ही आएंगे। जब दोहा की गुफ्तगू हो रही थी तो एंड गेम इसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आ रही थी कि तालिबान किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी हद तक आ जाएंगे। जो इस वक्त हम अमेरिका में रिएक्शन देख रहे हैं वो उस तेज़ी का है, जिस तेज़ी से वो आए, और जिस तरह अफगान की गवर्नमेंट, काबुल की गवर्नमेंट, और जिस तरह काबुल की फौज जो है वो इम्प्लोड हो गई, गायब हो गई। इन अ वे वो जो है इंडाइटमेंट है, वो शिकस्त है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की। तो अमेरिका में सवाल बड़ा ये नहीं है कि तालिबान कैसे आ गए। कोई सोचने वाला बंदा भी ये जानता था कि वो ही आएंगे, जो अमेरिका ये फैसला कर चुका था, उनको देख के जा चुका था। सवाल ये है कि यार ये एकदम ऐसे कैसे आ गए, और हमने इस 19 साल में ये तमाम जो पैसा है, जो गवर्नमेंट है, जो आइडियोलॉजी है, जो डेमोक्रेटाइजेशन है, जो फौज है, वो कहाँ गई। सो इन अ वे द यूएस फेलियर ये नहीं है कि तालिबान आए, यूएस फेलियर ये है कि तमाम जो नजरिया था उसके पीछे कि हम एक मुल्क को तब्दील कर सकते हैं, वो ठा करके बैठ गया। बहुत शुक्रिया आदिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा एक अहम मगर बहुत अफसोसनाक खबर का। ब्रेक के बाद 14 अगस्त को इस मुल्क में जो वाक़या हुआ उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम कितना ही इनकार करें मगर मुल्क की आबादी का 51% हिस्सा यानी ख़वातीन गैर महफूज हैं।
14 अगस्त को अपने साथियों के साथ वीडियोस बनाने और कौमी त्यौहार मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर आई खातून को बदतरीन हिरासानी का शिकार किया गया। उनके साथ बदतमीजी की गई, तशद्दुद किया गया, उनके पास मौजूद सामान भी चोरी कर लिया गया, उनका दुपट्टा छीनकर उनके कपड़े फाड़ दिए गए। खातून को मुख्तलिफ मर्द उछालते नजर आए, जिसमें वो शदीद जख्मी भी हो गई, बेहोशी के करीब पहुंच गई। और इस पूरे वाक़े के दौरान लोग वीडियोस बनाते रहे, उनको बचाने के बजाय वाक़े के तमाशाई बने रहे। एक बड़ी तादाद खातून से ज्यादती करती रही और एक बड़ी तादाद ही तमाशाई बनकर देखती रही और चंद अफराद ने बचाने की कोशिश की। यहाँ खातून एक, जबकि मुल्जिमान की तादाद 400 बताई जा रही है। इस वाक़े को हुए 3 दिन गुजरने के बाद खातून ने लाहौर के लारी अड्डा थाने में वाक़े की FIR दर्ज कराई। FIR के मुताबिक मैं और मेरे 6 साथी 14 अगस्त की शाम को ग्रेटर इकबाल पार्क में YouTube वीडियोस बना रहे थे कि वहां मौजूद 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम हम पर हमला आवर हो गया। FIR के मुताबिक मैंने और मेरे साथियों ने काफ़ी कोशिश की कि हुजूम से बाहर निकलें। इस दौरान मीनार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें जंगले का दरवाज़ा खोल के दिया। हम मीनार के पास चले गए, लेकिन हुजूम इतना ज़्यादा था और लोग जंगला फलांग कर हमारी तरफ आ रहे थे। लोग मेरे साथ खींचातानी कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। FIR के मुताबिक काफ़ी लोगों ने मेरी मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन हुजूम बहुत ज़्यादा था। लोग मुझे उठाकर हवा में उछालते रहे, लेकिन मैं मजबूर थी। साथ ही मुतासरा खातून ने FIR में मुल्जिमान के खिलाफ उनके जेवरात और उनके साथी से रकम और फ़ोन चोरी करने और सख्त ज़्यादती की शिकायत भी दर्ज की है। इस हवाले से FIR में मुल्जिमान के खिलाफ सेक्शन 354 है, सेक्शन 382, सेक्शन 147 और सेक्शन 149 शामिल की गई हैं। FIR में किसी खातून के खिलाफ तशद्दुद के इस्तेमाल और उन्हें बरहना करना, हंगामा आराई, गैर कानूनी तौर पर जमा होना और चोरी की संगीन दफात शामिल है। इस हवाले से मुतासरा खातून ने खुद वाक़े की तफसीलात बताई। इस हवाले से DIG लाहौर शारिक जमाल खान का कहना है कि उन्हें लड़की को हिरासा करने की काफ़ी वीडियोस मौसूल हो चुकी हैं। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियोस का जायज़ा ले रहे हैं, जबकि उनकी शनाख्त के लिए फुटेजेस नादरा भिजवाने का भी ऐलान किया गया है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद अवाम शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक नई बहस शुरू हो गई है, सियासतदान भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। इस हवाले से मरियम नवाज़ का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर दिल दहला देने वाले मनाजिर के बाद हमें अपना इज्तिमाई तज्जिया करना चाहिए। हमें बतौर वालिदैन, असातिज़ा और रहनुमा अपने नौजवानों की परवरिश पर गौर करने की ज़रूरत है, ताकि ख़वातीन के लिए अवामी मकामात को महफूज बनाया जा सके। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल के लिए रुकावट पैदा हो। इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर मजमे का नौजवान लड़की से दस्त दराजी और ज़दोकोब करना हर पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म है और हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। जिम्मेदारों से इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक़ को यकीनी बनाएं। जबकि इस वाक़े की मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि ये अमर और भी ज़्यादा बाइस फ़िक्र है कि हमारा मुआशरा किस सिमत में जा रहा है। ख़वातीन के इज़्ज़त और एहतराम के मुनाफी इन ताज़ा वाक़यात की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सब बहुत शर्मनाक है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पंजाब से ज़ाती तौर पर बात की है। पुलिस लाहौर में खातून टिकटॉकर और लाहौर किले पर रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों के पीछे है। ये कवानीन और समाजी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। हुकूमत वाक़े में मुलव्विस किसी एक फ़र्द को भी नहीं छोड़ेगी। जबकि वाक़े के बारे में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी का भी कहना था कि वज़ारत इंसानी हुकूक पंजाब के हुक्काम से राब्ते में है, ताकि ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में एक खातून पर काबिल मजम्मत हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। गिरफ्तारियाँ की गई हैं और FIR भी दर्ज कर ली गई हैं। वज़ारत इंसानी हुकूक इस पर नज़र रखेगी, लेकिन हमें अपने लोगों में इस तरह के पुरतशद्दुद तर्ज़ अमल को तब्दील करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन मसला ये है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या मंज़र-ए-आम पर आता है तो एक तबका इस पर अफसोस और मजम्मत करता है, तो दूसरा तबका मुतासरा खातून या शख्स पर ही सवालों की भरमार कर देता है। और फिर एक और वाक़या हो जाता है, फिर मजम्मतें होती हैं और फिर ऐसे सवालात होते हैं। और इस दफ़ा भी यही हुआ है। जबकि यहाँ वाज़े तौर पर मसला खातून के कपड़ों का नहीं था, मसला उनका वहाँ मौजूद होना भी नहीं था, मसला उनका इस वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान से रिश्ते का भी नहीं था। इस दफ़ा मुतासरा खातून के खिलाफ ये सवाल उठा दिया गया है कि वो वहाँ हुजूम में कर ही क्या रही थी। जब मोटरवे पर रेप का वाक़या हुआ तो ये सवाल उठा दिया गया कि इतनी रात को मोटरवे पर अकेले क्यों निकली थी। नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ तो ये सवाल उठा दिया गया कि अकेले किसी के घर में क्यों गई थी। कभी ये सवाल उठ जाता है कि कपड़े ऐसे क्यों पहने थे। अब एक खातून पूरे मशरिकी लिबास में 400 अफराद के हुजूम में अकेले नहीं बल्कि अपने 6 साथियों के साथ ज़्यादती का शिकार हो जाती है, तो भी उससे सवाल किया जा रहा है कि इतने हुजूम में गई क्यों थी। बहस बजाय इस बात पर हो कि आखिर क्या किया जाए कि हमारे मुल्क में ख़वातीन महफूज खुद को तसव्वुर कर सकें। बहस इस बात पर और इन पहलुओं पर शुरू हो जाती है जिनका पूरे वाक़े से ताल्लुक़ ही नहीं होता है। फिर सोशल मीडिया पर फ़ौरन ये ट्रेंड शुरू हो जाते हैं कि तमाम मर्द ऐसे नहीं होते, #not all men। अगर ऐसा है तो 400 में से
380 अफराद बचाने वाले होते और बाकी 20 को खातून से ज्यादती करने की हिम्मत ना होती। हम ये बार बार बताते आए हैं कि कैसे इस तरह के बयानात, चाहे वो एक आम शहरी के हों या मुल्क के वजीर आजम के हों, वो विक्टिम ब्लेमिंग के ज़मरे में आते हैं, जिससे ये तासुर आम होता है कि वाकई की जिम्मेदारी मुल्जिम पर कम और मजलूम पर ज़्यादा है। ऐसा कभी कभार ही होता है कि कोई मुतासरा खातून हिरासानी या तशद्दुद के वाक़े के बाद मंजर आम पर आए, अपना मौक़िफ़ सामने रखे, अपने लिए और दीगर ख़वातीन के लिए इंसाफ की बात करे। इस दफ़ा इस खातून ने हिम्मत और हौसला करके मीडिया पर बयान दिया, पुलिस में FIR कराई, जिस पर उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उन्हें इंसाफ दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर उन्हीं पर तनकीद करके मुआशरे का एक हिस्सा क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर और सहाफ़ी बेनज़ीर शाह मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप लाहौर में ही रहती हैं और हमने देखा है कि मुख्तलिफ वाक़यात के बाद जब पाकिस्तान में वाक़यात हों, एक विक्टिम ब्लेमिंग भी साथ शुरू हो जाती है। मोटरवे वाक़े के बाद कहा गया कि जी इतनी रात को सुनसान मोटरवे पर अकेले क्यों निकली थी। अब खातून से कहा जा रहा है 400 अफराद थे कि जब पता था इतने सारे लोग हैं तो वहाँ क्यों गई थी। नूर मुकद्दम के केस में कहा जाता है कि क्यों अकेले किसी के घर गई थी। ये फिर विक्टिम ब्लेमिंग हमें नजर आ रही है। आप क्या समझती हैं? आपने इस किस्म के केसेस पर काम भी किया है, कवर भी किया है, क्या वजूहात हैं कि एक के बाद एक वाकया सामने आ रहा है और हम मुआशरे में इसको एक प्रॉब्लम के तौर पर यह नहीं मानने को तैयार कि पाकिस्तान में खवातीन गैर महफूज हैं? पहले तो विक्टिम ब्लेमिंग पे शाहजेब, ऐसी कौन सी, या तो आप मुझे बता दें कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा लिबास है, ऐसा कौन सा वक्त है जब खवातीन घर से निकलें और वो महफूज महसूस करें। ना वो अपने घरों में महफूज हैं, ना बच्चियां स्कूलों में महफूज हैं, मतलब खवातीन तो कब्रों में भी महफूज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सा लिबास है, ऐसा कौन सा वक्त है जब हम घरों से निकल सकते हैं। मसला ये है शाहजेब कि हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये एक मसला है। हम मानना नहीं चाहते कि ये एक एपिडेमिक बन गया है। हमारे वजीर आजम से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया खवातीन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक में और पाकिस्तान में तो खवातीन को बहुत इज्जत दी जाती है। ये है इज्जत जो ये 300-400 मर्दों ने एक लड़की के साथ किया, तो हम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ये कुछ और से आइसोलेटेड से केसेस हैं और ये कभी कभी होते हैं और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये एक मसला है, तब तक हम उसका हल भी नहीं निकालेंगे। जिब्रान, आप बताइएगा, आप भी ज़ाहिर इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, साथ में एक ट्रेंड शुरू हो जाता है कि जी नॉट ऑल मैन, सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं। 400 मर्द थे, अगर मर्दों की अक्सरियत ऐसी नहीं होती है तो फिर अक्सरियत बचाने वालों की होती, ना कि हमला करने वालों की होती, और अक्सरियत बचाने वालों की होती तो खातून के साथ ज़्यादती ना होती, बल्कि उन लोगों के खिलाफ हमें वो मर्द खड़े नजर आते हैं जो खातून के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे थे। ये हर चीज़ में जो मसला है उसको तनकीद करने के बजाय विक्टिम ब्लेमिंग भी शुरू हो जाती है, फिर मर्दों का दिफा शुरू हो जाता है, सोसाइटी का, मुल्क का, कहने जी मुल्क को बदनाम करने की बात हो रही है। ये आपने भी बहुत सारे केसेस के हवाले से आवाज़ उठाते रहे, क्यों, क्या मसला है कि एक के बाद एक केस आ रहा है मगर सोच नहीं बदल रही है? देखिए, जो बात बेनज़ीर ने कही उससे बिल्कुल एग्री करते हुए जो लफ्ज़ ने इस्तेमाल किया एपिडेमिक का, एक मैदान में एक पब्लिक हॉलीडे पे एक स्पॉन्टेनियस मॉब 400-500 अफराद का अगर इकट्ठा होता है और ये हरकत करता है तो इसका मतलब है कि ये मेजॉरिटी की कैफियत है। ये किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने, किसी स्पेक्ट्रम में फ्रिंज एलिमेंट ने बुलाया नहीं था, इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया था कि सारे जो भेड़िए हैं वो आ जाएं, सारे जो मर्द हैं जो किसी दूसरी इंसान की इज्जत नहीं कर सकते वो जमा हो जाएं। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। तो इसको मानिए कि एक मेजॉरिटी प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ ये कैफियत तारी हुई है। दूसरी बात, हमें बड़ा शौक है ये बात कहने का, जो कि हम औरत को फौरन ब्लेम कर देते हैं, तो औरत की तो हम इज्जत नहीं करते, उसकी वजूद की हम इज्जत नहीं करते, तो हम दावा किसकी इज्जत करने का करते हैं? हम बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान देंगे, ये मुल्क हमारी माँ है और ये मदीना एहसानी है, तो 14 अगस्त के दिन मीनारे पाकिस्तान पे आप मुल्क की भी इज्जत नहीं करते। फिर वो कहते हैं जी हम मजहबी बड़े हैं, वी वियर आवर रिलीजन ऑन आवर स्लीव्स, हम जो है हुर्मत रसूल के लिए किसी की भी जान ले देंगे और जान दे देंगे। तो मुहर्रम के पहले अशरे का भी आपको ख्याल नहीं था। तो हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि रिलीजन डजंट मैटर एंड योर कंट्री डजंट मैटर, योर पेट्रियोटिज्म डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज, जो चीज वाकई में असर करती है वो पावर है और हमारा पावर इम्बैलेंस है। जो खवातीन को यहाँ पे हर आपकी सतह के ऊपर खतरा लाक है वो इस पावर इम्बैलेंस की वजह से है, जो जेंडर की बेस के ऊपर और क्लास की बेस के ऊपर हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है। ये जो लोग कह देंगे, बहुत सारे तजिया निगार आके इस वीडियो के बाद कह देंगे और इसका कसूरवार ठहरा देंगे पाकिस्तान की किसी अदाकारा के फाश लिबास को या हिंदुस्तान की किसी अदाकारा के रक्स को जो हमारी स्क्रीन पर आया था कि इस वजह से फाशी फैल रही है। ये वो लोग हैं जो बंद कमरों में कहते हैं कि गलती हैदराबाद की कुर्तलैंड से है कि उसने एक ऐसे मर्द से शादी की जिसने उसका कत्ल किया।
गलती जो है वो खदीजा सिद्दीकी की थी कि उसने शाह हुसैन से दोस्ती की, गलती नूर मुकद्दम की थी कि उसने ज़ाहिर जाफर से दोस्ती की, गलती अस्मा रानी की थी, गलती जो है वो मारिया सदाकत की थी कि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, इसलिए एक को जला दिया गया, एक को गोली मार दी गई। गलती फरिश्ते की थी कि उसके खानदान में एक ऐसा इंसान था जो उसने गलत हरकत की। गलती जो है वो आपकी ज़ैनब अंसारी कसूर की थी कि उसके शहर में ऐसे लोग थे कि घरे, तो कहां जाए खवातीन पर? ना आपके शरई रिश्तों में, ना आपके अजनबियों में, ना आपके हमसायों में, ना आपकी मजहबी दर्सगाहों में, ना आपके स्कूलों के अंदर कौन सा वो रिश्ता है जो खातून को महफूज रखेगा? तो फिर बुनियादी बात वो आती है कि वो उसकी अपनी शनाख्त और अपना वजूद है, उसको एम्पावर कीजिए, उसका पावर इंबैलेंस रिमूव कीजिए, वही सबसे बड़ा डिटरेंस है। ये मसला नहीं कि बुरे मर्दों को हटा के अच्छे मर्द ले आए। मर्द मसले की जड़ है, चूंकि हम सब चीजों पे दारादारी रखते हैं, मसले का हल नहीं है। हल है कि हमें कंसीड करनी है स्पेस, जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, हर सतह पे खवातीन के लिए। और ये बात इस पूरे पैरामीटर में ना भूलिए कि एक पुलिसिंग डिजास्टर था, ये एक पुलिसिंग क्राइसिस भी इस मुल्क का है कि एक पब्लिक प्लेस में, एक पब्लिक हॉलिडे पे जहां पे आपको पता है कि रश जमा होगा, एक ऐसा वाकया होता है। वाई आर हेड्स नॉट रोलिंग ओवर इन लाहौर राइट नाउ? कैसे होगी? सीसीपीओ तो खुद कहता है कि 2 बजे औरत घर के बाहर क्या कर रही थी। बेनज़ीर, ये एक मसला है, आप समझते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट का मसला है। पाकिस्तान में जब भी कोई वाकया हो, एक बहस शुरू हो जाती है कि जी फांसी दे देनी चाहिए। फिर जब फांसी की कुछ केसेस में सज़ा हो गई तो होता है कि सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। जो सज़ा का यकीन होना है उससे ज़्यादा जो सज़ा की शिद्दत है उस पर बहस शुरू हो जाती है कि शदीद से शदीद सज़ा होगी तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे। हालांकि दुनिया में जहाँ ऐसे वाकयात कम होते हैं वहाँ सज़ा की शिद्दत से ज़्यादा सज़ा के यकीन होने की वजह से है। क्या लॉ इन्फोर्समेंट का भी जो एटीट्यूड है और हमारा जो एटीट्यूड है कि जी बस सज़ा सख्त कर दें, चौक पे लटका दें, उससे ये मामला जो है वो हल नहीं हो रहा है? बुनियादी मसला तो माइंडसेट का है शाहजेब। हमारी हुकूमत से जब तक आप कानून कोई सा भी ले आए, सज़ा कोई सी भी देते हैं, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा। हमारी हुकूमत से, हमारी रियासत से एक बड़ा क्लियर एक मैसेज आना चाहिए कि ये ख़वातीन मुखालिफ सोच, सेक्सिज्म, मिसोजिनी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। हमारे वफाकी वजीर एक जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि मैं एक औरत को थप्पड़ मार दूंगा क्योंकि वो उनके मुखालिफ सियासी जमात से थी, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये मसला माइंडसेट का है, और मसला ये है कि हमारी हुकूमत हमारे साथ खड़ी नहीं है, वो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाती। एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़रूरी है बात करना, वो ये कि हम बच्चों को तालीम, जब उनकी किताबें, प्राइमरी स्कूल की किताबें आप उठा के देखें, वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी कैसे होती है, क्योंकि ये इस किस्म की जो सोच होती है वो तो आपके बचपन से आती है। आप उनकी किताबें उठा के देख लें, आपके जो अभी हुकूमत सिंगल नेशनल करिकुलम लाई है, इनकी किताबें उठा के देख लें कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन कैसी है और मर्दों की रिप्रेजेंटेशन कैसी है। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। जिब्रान, ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर बतौर समाजी कारकुन भी और बतौर वकील भी आप केसेस को फॉलो करते हैं, कानून को समझते हैं, क्या ये जो शिद्दत है कि जी चौक पे लटका देना चाहिए, इस किस्म की सज़ाएं होनी चाहिए तो ये वाक़यात कम हो जाएंगे, क्या वाकई इससे बात बन जाएगी? या फिर सज़ा को यकीनी बनाना, विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, अगर कोई खातून के साथ गलत करे, ज़्यादती करे तो खातून का कॉन्फिडेंस है कि वो पुलिस को जाकर रिपोर्ट करा सके, फिर उसको बाकायदा तौर पर अदालती निज़ाम में भी इंसाफ मिले, उससे चीज़ें बेहतर होंगी या फिर सज़ा की शिद्दत से बेहतर होंगी? शाजिब साहब, मैं पाकिस्तान में ऐसी अदालतों में प्रैक्टिस करता हूँ जहाँ ये दलाइल देते हैं बड़े बड़े वकील के आके कि 13 साल की है तो क्या हुआ, निकाह कर लिया है, प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हुआ, निकाह कर लिया है, और अपने हिसाब से सदियों पुरानी रवायतें देते हैं कि देखिए सहाबा की या किसी और की भी जो है ज़ौजाएं ये थी। और मैं उन अदालतों में प्रैक्टिस करता हूँ जिसमें जजेस जो हैं वो बड़े दिलचस्पी से सुनते हैं ये आर्गुमेंट और मुझसे सवाल करते हैं कि आपका काउंटर आंसर क्या है। जबकि पाकिस्तान पीनल कोड में लिखा हुआ है कि 16 साल से कम लड़की के साथ किसी भी किस्म के जिनसी ताल्लुकात जो हैं वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेप है। अगर अदालत में वकील की ये कैफियत है, अगर अदालत में जज की ये कैफियत है, तो आप माशरे से क्या पूछना चाह रहे हैं और आप क्या लिटमस टेस्ट के रखना चाह रहे हैं? कैंसर जो है वो बहुत डीप रूटेड है इस हवाले से, और इसकी वजह यह है सर कि हम नजरें अगर बंद करें, माशरा आंखें बंद करें, तो शायद हमारे अपने अंदर का भी जानवर बाहर निकल आए। हमें अपना, कुछ लोगों को डर होता है इज्जत में समाज खोने का, ये भीड़ थी इसलिए सब लोगों ने जो है इसका फायदा उठाया अपनी तरफ से और अपनी हवस का जो है शिकार बनाया उस खातून को, मगर मसला जो है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है इसको। और उसका हल क्या है बेनज़ीर?
इसका हल यही है शाहजेब, जो मैंने कहा कि हुकूमत की तरफ से एक क्लियर मैसेज आना जरूरी है। हुकूमत की तरफ से जब तक एक क्लियर मैसेज नहीं आएगा कि हम इस किस्म की सोच को बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर, तब तक कोई सोच में तब्दीली नहीं आएगी। आपकी हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कब हमारे साथ खड़ी होती हैं? यहाँ पे तो आप औरत मार्च नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनओसी चाहिए होती है, लेकिन ये कर सकते हैं आप औरत के साथ 400 मर्द। तो ये सोच तब्दील होगी अगर हुकूमत की तरफ से। जिम्मेदारी तो उनकी है, जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी है हमारी हिफाजत करना। मैं जिब्रान, आप भी बताइएगा कि ये हुकूमत की तरफ से, फिर पाकिस्तान की पार्लियामान की तरफ से एक बाकायदा तौर पर वाज़ेह पॉलिसी है, उसी से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? इसके अलावा और क्या सोल्यूशन है? इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। मसला ये है कि ऐसे डिजास्टर्स में जहां पे मॉरल क्राइसिस आपका सामने आ गया है, सोशल क्राइसिस सामने आ गया है, लीगल क्राइसिस सामने आ गया है, हम सिर्फ अखलाकियात के दर्स देते हैं। कानून साजी की बात करेंगे तो बड़े बेहतरीन कानून पाकिस्तान के अंदर, उनकी कमी नहीं है, मगर मसला वही इक़दामात को लेके है। हम 74 साल बाद ये तारीख खत्म कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद एक खातून जज जा रही हैं। तो अंदाजा कर लीजिए ना हम कितना पीछे हैं। जब एक ही जहनियत के लोग, एक ही सोशल सर्कल के लोग, एक ही अंडरस्टैंडिंग के लोग आपकी पार्लियामान में बैठे हुए हैं, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों में बैठे हुए हैं और आपके कानून का इतलाक करने वाले इदारों के अंदर बैठे हैं, तर्जुमा करने वाले इदारों में बैठे हैं, तो कैसे सोल्यूशन आएगा? रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। आपको ये पावर स्ट्रक्चर्स चेंज करने होंगे। जिस तरह पार्लियामान में आप रिजर्व सीटिंग के जरिए लेके आए हैं, मगर आज भी आपको पता है कि जनरल सीट के ऊपर खवातीन जो है बहुत कम है जो इलेक्शन लड़ती हैं, चूंकि एक रविश है हमारी मेजोरिटी के अंदर कि हम खवातीन को लीडरशिप रोल में नहीं देखना चाहते। तो इसके लिए आपको किताबें भी चेंज करनी है, इसके लिए आपको कानून नाफिज भी करने हैं, इसके लिए आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स भी खोलने हैं, इसके लिए आपको प्रोएक्टिव होके खवातीन को एम्पावर करना है और प्रायोरिटाइज करना है और बताना है कि यस दिस इज अ सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी जिसको हुकूमत ज्यादा देखभाल करेगी, क्योंकि ये हमारे आइन में भी लिखा है। खातून और बच्चों की हिफाजत ज्यादा बढ़ चढ़ के रियासत करे, ये हमारे आइन में भी लिखा हुआ है। तो ये डर ही कम से कम डालें पावर इम्बैलेंस का कि रियासत इस मुल्क में औरत के साथ खड़ी है, क्योंकि मर्द के पास तो वैसी सब कुछ है ताकत के नाम पे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि हालात में बेहतरी आए, हुकूमत एक कदम आगे बढ़कर, कई कदम आगे बढ़कर इस मामले को देखे, ना कि विक्टिम ब्लेमिंग इस तरीके से सोसाइटी में हो रही हो जिस तरीके से हो रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।